हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुद वेद प्रताप वैदिक साहब। वैदिक जी, अब कल एक अलग बात थी, आज फिर अब ये बात सामने आ रही है कि आपने वहां डॉन के इंटरव्यू में ये तक कह दिया है कि कश्मीर दोनों मिला देने चाहिए, उनको आज़ाद कर देना चाहिए। अभी आप कल तक कह रहे थे कि आप सिर्फ पत्रकार की हैसियत से बात कर रहे थे। अब ये इस तरह के प्रस्ताव जब आप दे रहे हैं तो ये सिर्फ पत्रकार की हैसियत से तो नहीं लगते। अजमानी जी, आपने मेरा इंटरव्यू सुना है? आपने सुना है वो इंटरव्यू डॉन वाला? जी। कुछ अनैतिक पत्रकार मेरे इंटरव्यू की कुछ लाइनें तोड़कर आधा अधूरा जनता को परोस रहे हैं। आप बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं। मेरी आपसे और आपके ज़रिए देश के सारे पत्रकारों से प्रार्थना है कि कश्मीर के सवाल पे जो मैंने कहा है उस पूरे इंटरव्यू को सुने और उसमें अगर आप कोई बात ऐसी पाएँ कि जिसमें मैंने गलत कहा हो तो आप मुझे बताएं। उन टीवी चैनलों को मैं घोर अनैतिक मानता हूं कि जो मेरे इंटरव्यू के आधे टुकड़ों को सुना रहे हैं और देश में गलतफहमी फैला रहे हैं। वो देशद्रोह का कार्य कर रहे हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि कश्मीर को भारत से अलग किया जाए। मैंने ये कहा है, बल्कि तर्क किया है कि अगर कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग करेंगे, अगर थर्ड ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो भारत को तो नुकसान होगा ही, उससे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा और उससे ज़्यादा नुकसान जो कश्मीर नाम का अलग देश बनेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए ये मांग करना कि कश्मीर को अलग करो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और अव्यवहारिक है। अब संसद सदस्यों के बुद्धि पर मुझे तरस आता है कि उस इंटरव्यू को देखे बिना वो बयान दे रहे हैं और मेरे बारे में कुछ भी उटपटांग बातें बोल रहे हैं। मुझे तो बहुत लज्जा अनुभव हो रही है कि कैसे लोग हमारी जनता के प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं। उनको चाहिए कि इंटरव्यू पूरा देखें। उसमें मैंने ये भी कहा है कि कश्मीरी लोग, आप लोग आज़ादी चाहते हो, कैसी आज़ादी चाहते हो? क्या मैं आज़ाद आदमी नहीं हूँ? क्या लाहौर में नवाज शरीफ आज़ाद आदमी नहीं है? सवाल वैदिक जी ये है, वो लाहौर में आज़ाद, वैदिक जी, और मैं दिल्ली में आज़ाद हूँ। वैदिक जी, सवाल ये है कि आप जो ये सब कह रहे हैं, बाद में आज़ाद रहें। आप ये अपने वहां पर अपनी राय रख रहे थे, अपने व्यूज रख रहे थे, या इसके पीछे आपने और भी लोगों से बात की थी, चाहे आधिकारिक तौर पर या शुद्ध में? सुनिए जी, सुनिए। नहीं, आप बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको समझना पड़ेगी। आपको ये तो पता है कि पत्रकारिता कर रहा हूँ और 16 साल की उम्र में पहली बार संपादक बना था और उसके बाद बराबर देश के सबसे बड़े अखबार का संपादक था, सबसे बड़ी एजेंसी का संपादक था। मैं तो रिपोर्टर कभी रहा नहीं। जो लोग विचारशील लोग होते हैं उन्हीं को संपादक बनाया जाता है। तो जहाँ भी जाता हूँ लोगों से मैं इंटरव्यू करता हूँ और लोग मुझे इंटरव्यू करते हैं। हर मुद्दे पर मेरी राय जानना चाहते हैं। इसीलिए आसपास के देशों के प्रधानमंत्री और नेता लोग 2-2, 3-3 घंटा मुझसे बात करते हैं। तब मुझसे लोगों ने पूछा कि आपकी कश्मीर पे क्या राय है, कश्मीर का समाधान कैसे होगा? तो मैंने अपना समाधान बताया उनको कि इन दोनों कश्मीरों को, जो हमारे दोनों देशों के बीच में खाई बने हुए हैं, उनको हमें पुल बनाना है। वो एक सेतु बने, वो प्रेम का, शांति का, मोहब्बत का, सहयोग का, ताउन जिसको वो बोलते हैं उर्दू भाषा में, ताउन का एक कारण बने वो। और उसके लिए वो तजवीज़ मेरी थी और मैंने ये कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान की सरकारें सहमत हो इस मुद्दे पर, सबसे पहले उनकी सहमति चाहिए, तब जाके ये योजना कारगर होगी। आप बताइए, इस तरह की योजना सबके विचार के लिए नई बात, बड़े दिमाग की बात, भविष्य की बात, ये करना कोई पाप है? ये तो रास्ता बताना है। नहीं, इन नेताओं को जो बिना पूरी बात सुने हुए कुछ भी अनर्गल बात करते हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। सवाल ये कम से कम आपसे जो मेरी बात हो रही है, उसको दिखाइए उनको। सवाल ये है कि ये जो इंटरव्यू या जो मुलाकात आपकी हाफिज सईद साहब से हुई, ये किसने करवाई? इसमें भारतीय एम्बेसी को, हाई कमीशन को क्या कोई जानकारी नहीं थी? वो बात खत्म हो गई ना, वो आप संतुष्ट हो गए ना? वो पहली बात पे आप संतुष्ट हुए कि नहीं? नहीं, देखिए वैदिक जी, पत्रकार होने के नाते मैं भी ये कहूंगा, ये आपके दावे हैं कि आपने बड़े-बड़े लोगों से, बड़े-बड़े प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की
मैं ये कह रहा हूं कि आप पत्रकार अभी जो इल्जाम बार बार आप पर लग रहा है कि आप अभी कोई एक्टिव पत्रकार नहीं है, अभी आप रेगुलर इंटरव्यू वगैरह नहीं करते हैं। आप जानते नहीं, मेरे दावे हैं, मैं झूठे दावे कर रहा हूं, मैं झूठे दावे कर रहा हूं। झूठे और सच्चे तय करने वाला मैं कोई नहीं हूं। क्या पता है? नहीं, आपको पता है कि 200 अखबारों में देश के झूठे सच्चे तय करने वाला मैं कोई नहीं हूं, और तय करना इस वक्त कोई उसकी जरूरत भी नहीं है। नहीं, झूठे सच्चे नहीं, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। नहीं, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप एंकर, वो बिंदु नहीं है वैदिक जी, वो बिंदु नहीं है, वो आपके दावे बिंदु नहीं है। इंटरव्यू कर रहा हो उसकी जानकारी तो होनी चाहिए जी। आपके दावे बिंदु नहीं है ना इस वक्त मुख्य बिंदु ये है कि क्या वो मुलाकात। मेरे दावे नहीं, जो तथ्य हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, दावे नहीं कर रहा हूं। हाँ, आपके नजर में जो तथ्य हैं वो इस वक्त बिंदु उतने बड़े बिंदु नहीं। असली बिंदु ये है, जो सवाल है मेरा, कि क्या किसी ने आपकी मुलाकात जिसने करवाई, क्या भारतीय हाई कमीशन को कोई जानकारी थी, भारतीय सरकार को कोई जानकारी थी? कोई जानकारी मुझे ही नहीं थी, भारतीय सरकार को क्या, वो तो अचानक मुलाकात तय हुई। 1 जुलाई की शाम को कई पत्रकारों ने मुझे इंटरव्यू किया, लाहौर प्रेस क्लब के कई लड़के आ गए और उनका हमको मालूम पड़ा कि आप पाकिस्तान आए हुए हैं, हम आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं। उन्होंने इंटरव्यू किया, उसमें मैंने दहशतगर्दी की, आतंकवाद की कड़ी आलोचना की, और मैंने कहा ये इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी बाधा है, और इसके अंदर हाफिज़ सईद, फजलुल्लाह, हक्कानी और भी जो दूसरे ग्रुप बलूचिस्तान वगैरह में ऑपरेट कर रहे हैं, उन सब का मैंने नाम लिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मिले क्या हाफिज़ सईद से? मैंने कहा मुझे पता नहीं, वो कहाँ रहता है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, कैसे मिलूँ, कुछ पता नहीं, और कल सुबह तो मैं जा रहा हूँ। तो बोले आप कितने बजे जा रहे हैं? मैंने कहा मुझे 10-11 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है। तो उस पत्रकार ने कहा कि मैं तुरंत अभी बात कराता हूँ, और उसने मुझे बोला कि 7 बजे आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है, आप घंटे 2 घंटे बात करके आराम से एयरपोर्ट निकल सकते हैं। बात तय हो गई, मैं जाके मिल लिया। उसका बात का इतना बतंगड़ बना रहे हैं लोग, मेरे समझ तो आप 2 तारीख को मिले और 2 तारीख को ही लौट आए? कि जो भी उससे मिलना चाहे वो खुला रहे, मिले। जब आप मुझसे मिल रहे हैं, मैं हाँ उसी दिन मैं चला आया, यानी हाफिज़ सईद से मिला, और उसी दिन आपका आना तय था? क्या आपका वीज़ा उस दिन तक कहीं था? मैं अपना टैक्सी में रखा हुआ था और मैं आ गया, मैं किसी और से मिला ही नहीं। हाँ, मेरा जो फ़्लाइट है ना, वो सिर्फ एक ही फ़्लाइट है आजकल पाकिस्तान से, नहीं तो मैं तो जिस दिन इस्लामाबाद से मियाँ नवाज़ शरीफ का मैंने इंटरव्यू किया, उसके दूसरे दिन सुबह ही मैं भारत आ जाता, क्योंकि यहाँ मैं कॉलम लिखता हूँ अखबारों के लिए। आप तो कहते हैं मैं फॉर्मर जर्नलिस्ट हूँ, अखबारों के लिए रोज कॉलम लिखता हूं। मैंने ये नहीं कहा आप फॉर्मर जर्नलिस्ट है, मैंने आपसे कहा कि एक्टिव जर्नलिस्ट कॉलम, जैसा आपने खुद कहा विचारक करूं अपना, लेकिन मालूम पड़ा कि आपने खुद कहा कि मंगलवार के आपकी रिपोर्टिंग पहले भी नहीं की और हमने भी अभी हाल में नहीं देखी। हाँ, कॉलम जरूर देखे हैं, तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी जर्नलिस्ट हैं या नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप एक्टिव जर्नलिस्ट नहीं है। जो बड़ी मेहरबानी। नहीं, मैं और वो बिंदु नहीं है ना वैदिक जी, वो उस पे बहस करना बेमानी है इस वक्त। मैं तो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर क्या हुआ। आपने नवाज शरीफ से, आप कह रहे हैं आपने नवाज शरीफ से मुलाकात की और उसके अगले दिन आपको आना था। क्यों समय खराब करें। हाँ, नवाज शरीफ से बातचीत की और उसके अगले दिन आपको आना था। ये नवाज शरीफ से मुलाकात कब हुई है आपकी? हाँ, लेकिन वहाँ से हाँ ये हुई 3-4 दिन पहले ही हुई। 1 जुलाई यानी हुई होगी 27-28 जून को हुई होगी। मैं डायरी में से देख के आपको बता दूंगा अगर आप तारीख देखना। अच्छा, 27-28 जून को मेरे पास पूरी डायरी लिखी हुई है। आप 14 तारीख को मुलाकातें होती हैं, हाँ, उसके तुरंत बाद कोशिश करता हूँ। ये पुरानी परंपरा है। जिस जमाने में टेप रिकॉर्ड भारत में जिस जमाने में टेप रिकॉर्डर नहीं थे, मैं तब से पत्रकारिता करता हूँ। जब भी मेरी किसी से बात होती है तो मैं बैठ के सारे डिटेल्ड नोट्स लेता हूँ या पॉइंट्स बनाता हूँ। तो मेरी मियाँ नवाज शरीफ से जिस दिन बात हुई, उसके दूसरे दिन मैं इस्लामाबाद से चला, शायद 3 या 4 दिन में लाहौर रहा, फ़्लाइट का इंतज़ार करता रहा, और 1 जुलाई की शाम को अचानक मुलाकात हुई। और मैं आपसे ये बात पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि इसमें सरकार को क्या, मुझे ही नहीं पता था, और मैंने तो आज तक कभी शपथ नहीं ली, कभी मैंने ओथ लेके कोई बात कही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, अच्छा, जो डेलीगेशन में जो आप जिस डेलीगेशन में गए थे उसके बाकी लोग तो 14 तारीख को लौट आए, 14 तारीख को गए, 1 दिन में लौट आए, आप वहां पर इतने समय क्यों रुक गए? नहीं, सुनिए, पहले मेरी ये बात पूरी कर, ये मुझे बात पूरी कर, ये बात
हाँ, ये मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। तो मैं शपथ लेके ये कह सकता हूँ कि मैंने भारत सरकार से इस बारे में कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दूर की भविष्य की किसी प्रकार की कोई मदद नहीं ली। ज़रूरत ही नहीं है मेरी मदद की। अब आपने 2 प्रश्न किए कि मदद ली क्या आपने, तो मैं आपको माफ़ कीजिए थोड़ी उल्टी बात बोलता हूँ। मैं नाम नहीं बोलूँगा हमारे राजदूतों के। पड़ोसी देशों में कई बार ऐसा हुआ है कि वहाँ के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से जब मेरे अपॉइंटमेंट तय हुए हैं तो हमारे राजदूतों ने कहा है सर हमको भी साथ ले चलिए, आपके साथ जरा बैठ के वहाँ बात हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है चलिए। उल्टा होता है, वहाँ के कई नेता ऐसे हैं कि जिनसे राजदूत का मिलना संभव नहीं होता है। मैं कहता हूँ तो वो मिलते हैं, क्योंकि मेरे वो 40 साल से दोस्त हैं। इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में जो लड़के मेरे साथ पढ़ते थे या कई लड़के जिनको मैं पढ़ाता था, वो पड़ोसी देशों के इस समय और इससे 10 साल 5 साल पहले विदेश मंत्री बन गए, कई प्रधानमंत्री बन गए, कई राष्ट्रपति बन गए, जैसे कि नजीबुल्लाह, बबरक कारमाल, ये सब मेरे पुराने साथी। वो जो हिकमत यार है, जो सबसे बड़ा आतंकवादी था एक ज़माने में, काबुल यूनिवर्सिटी में, फिर हम मौजूदा मामले से भटक रहे हैं। 40-50 साल से जानते हैं। मेरा सवाल ये है, मुझे नवाज शरीफ से आपकी 27-28 तारीख को मुलाकात हुई है जो आप कह रहे हैं। अच्छा, अब आपके हाफिज सईद की मुलाकात के बारे में तो किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश के प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, तो वो प्रधानमंत्री से मुलाकात तो पता होगा ना हाई कमीशन को? बिल्कुल पता नहीं, इसलिए कहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मेरे बारे में जानकारी निकालिए। मेरा वेबसाइट देखिए, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि मियाँ नवाज शरीफ, कोइराला साहब, कृष्ण प्रसाद भट्टराई और हामिद करजई, मैं वो सवाल ही नहीं कर रहा हूँ वैदिक जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके ऐसे संबंध हैं या नहीं हैं या क्यों हैं। विदेश मंत्री नहीं बना, इसका मतलब मेरा ये सवाल नहीं है कि आपके ये संबंध हैं या नहीं है, और हैं तो क्यों हैं और कैसे हैं, वो सवाल नहीं है। ये भी आप कह रहे हैं कि मैं दावा कर रहा हूँ। नहीं, मेरा वो भी सवाल नहीं है। नहीं, मेरा ये भी सवाल नहीं है कि वो दावा सही है या गलत है। मेरा ये सवाल नहीं है वैदिक जी। फोटो देखिए कि बेनजीर भुट्टो। वैदिक जी, उन चीजों पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मेरा तो सिर्फ मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि आप वहां पर जब गए, आपने वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, और अगर कोई भारतीय पत्रकार प्रधानमंत्री से जिस देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है, तो वो तो कम से कम हमारे हाई कमीशन को पता रहता होगा। मुझे तो पता नहीं कि उनको पता चला कि नहीं चला। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे साथ गए हुए सलमान खुर्शीद जी और हमारे भाई मणिशंकर अय्यर जी और दूसरे पत्रकार दिलीप पटगांवकर जी और दूसरे सारे लोग, ये सब लोग दूसरे तीसरे दिन चले आए। कुछ लोग वहाँ 2-3 दिन रुके होंगे, लाहौर वगैरह में रुके हम में से कुछ लोग। मैंने जिस दिन पहुँचा उसी दिन मियाँ नवाज शरीफ को फ़ोन किया कि यहाँ मैं एक सेमिनार के लिए आया हूँ, अगर आज ही रात को मुलाकात हो जाए तो मैं भी कल रवाना हो जाऊँ। तो उनके सचिव ने मुझसे कहा कि मियाँ साहब को मैंने बता दिया है, कल हो सकता है सुबह आपकी मुलाकात हो जाए, मैं फ़ोन करूँगा, आप तैयार रहिएगा। मैं नहा धो के तैयार था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मियाँ साहब ताजिकिस्तान जा रहे हैं, इसलिए आपको 2-3 दिन रुकना पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि आप रुक जाएँ, वो आपसे ज़रूर मिलेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा है। वो इधर ताजिकिस्तान गए और उधर मॉडल टाउन लाहौर में जहाँ उनका घर है, वहाँ ताहिरुल कादरी के हज़ारों समर्थक इकट्ठे हो गए थे। उन पर उनके छोटे भाई की सरकार शहबाज शरीफ की ने गोलीबार कर दिया। दर्जनों लोग मर गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए। ऐसा घमासान मचा कि दौड़ के जैसे ही आए मियाँ नवाज शरीफ लाहौर गए और उस घमासान को संभालने में लगे। वो घमासान अभी संभला भी नहीं था कि वो जो कहा ना ज़रबे अज़ब शुरू हो गया, आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया। 5 लाख लोग वहाँ से विस्थापित हो गए और फौज पूरी ताकत के साथ वहाँ जुट गई। तो मुझे फिर मियाँ नवाज़ के सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि मियाँ नवाज़ इस समय मोर्चे पर गए हुए हैं और बेहद मुसीबत यहाँ हुई है, आप रुक जाएं, वो आपसे मिलेंगे ज़रूर। तो एक दिन तो मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा भाई इतने दिन में रुक नहीं सकता, रोज़ मुझे कॉलम लिखना पड़ता है इंडिया जाके, और आपके जैसे मेरे भाई टीवी चैनल्स पे मुझे बुलाते हैं। तो मैंने कहा मेरा वो बहुत नुकसान हो रहा है, अगर मिलना हो तो मुझे बता दें, नहीं तो मैं जाता हूँ। फिर सुबह उनका फ़ोन आया कि आज शाम को 5 बजे आपके लिए वक्त रखा है। मैंने कहा ठीक है। मैं जाके मिला मियाँ साहब से, करीब 1 घंटा बात हुई
बहुत तफसील में बात हुई। आप लोग कोई उसके बारे में मुझसे सवाल ही नहीं पूछ रहे। हाफिज़ सईद लगा रखा है। खैर, मियाँ साहब से मैं मिला, उसके दूसरे दिन सुबह ही मैं लाहौर आ गया। लाहौर आते से मैंने वहाँ मालूम किया टिकट वगैरह के लिए कि भाई फ़्लाइट कब की है, तो मालूम पड़ा कि सिर्फ एक फ़्लाइट है, शायद मंगलवार की फ़्लाइट थी, 2 जुलाई को शायद मंगलवार था। तो मैंने कहा अब क्या करें, मजबूरन है, रुकना पड़ेगा 2-3 दिन। तो वहाँ पत्रकारों को मालूम पड़ गया, क्योंकि सब मुझे जानते हैं, पिछले 30-40 साल से बराबर जाता हूँ। पिछले साल भी गया था मई के महीने में। तो उन पत्रकारों ने मुझे घेर लिया। कुछ लोग मुझे प्रेस क्लब ले गए, कहने लगे यहाँ तकरीर कीजिए। मैंने कहा भाई तकरीर वगैरह अभी करना नहीं है, अब हमको तो कल सुबह जाना है। तो फिर 2-4 लोग अपना ये कैमरा वैमरा लेके आ गए। मैं जानता भी नहीं उन लोगों को। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल जवाब पूछे, तो मैंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, आतंकवाद के ख़िलाफ़ बोला काफ़ी। तो वो मुझसे कहने लगे कि आप जिसको सबसे बड़ा आतंकवादी कहते हैं, हाफिज़ सईद, वो तो यहाँ बहुत पॉपुलर है। तो मैंने कहा होगा, वो तो हम सुनते हैं, लेकिन कहाँ रहता है हमको पता नहीं। तो उन्होंने कहा आप उससे मिलेंगे? तो मैंने कहा वो हमसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं। ये कौन शख्स था? उससे मिलना किसी पत्रकार के लिए तो सबसे बड़ा स्कूप है। ये आपसे किसने सबसे बड़ा ये कौन से व्यक्ति था जिसने पत्रकार जो ये कौन से व्यक्ति था जिसने आपसे कहा कि हाफिज़ सईद से मिलेंगे? हमारे पत्रकार कई लड़के थे यहाँ, 3-4, जैसे यहाँ अभी मेरे यहाँ 10-15 टीवी चैनल वाले खड़े हैं, शायद इनमें से किसी का नाम मैं नहीं जानता हूँ, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि फिर मुलाकात किसी एक ने करवाई होगी ना। जैसे वहाँ भी उन्होंने घेर रखा था। जब अपने ही देश के इन सारे पत्रकार यहाँ, एक भी लड़का या लड़की, हाँ, वो 2-3 लोगों ने फ़ोन किए, और उनमें से एक ने कहा कि 7 बजे ये चैनल है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो 7 बजे वहाँ मुलाकात है। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाऊँगा, और मैं चला गया, और बात हो गई। नहीं, आप कह रहे हैं टीवी कैमरा के साथ माइक लिए कुछ इंडिया टीवी कुछ युवा रिपोर्टर जो थे, उनमें से 2-3 ने आपसे कहा कि हम मुलाकात करवा रहे हैं, और एक ने कह दिया कि हाँ मुलाकात फिक्स हो गई है, और आप 7 बजे अगले दिन वहां चले गए। सिर्फ एक टीवी कैमरा के साथ खड़े एक रिपोर्टर के कहने पर आप चले गए? हाँ, वो नहीं कहता तो क्या नहीं जाता? नहीं, लेकिन आपको कहेगा तभी पता तो चला होगा ना कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो पता क्या है, वो किसने दिया, कोई तो लेकर गया होगा। किसके कहने से चले गए? मतलब पत्रकार, एक पत्रकार को एक पत्रकार, आप सोचो, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार से ये कह रहा है कि फला आदमी के कहने पे चले गया। बताओ ये कोई बात है? मैं प्रधानमंत्री कहने से जाऊँगा, आपके कहने से जाऊँगा, या किसी और के कहने से जाऊँगा? अरे मैं तो खुद पत्रकार हूँ, कोई नहीं कहे तब भी जाऊँगा। मेरा वो सवाल नहीं है। देखिए, मुलाकात आपकी हुई है, तस्वीर आपने जारी की है, तो ये सवाल ही नहीं है कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। बड़े लोग सवाल ये है कि इतनी बड़ी मुलाकात अगर एक पत्रकार की होती है, अगर आप किसी भी पत्रकार की मुलाकात, उसको ये तो पता रहता होगा किसने करवाई वो मुलाकात। अगर आप ये कह रहे हैं किसी एक लड़के ने मुलाकात करवा दी, वो सिर्फ वो उस बात पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, हाँ, आप नहीं, अगर आप चाहें तो मैं फिर पाकिस्तान जा सकता हूँ, लाहौर जाके मैं मालूम कर सकता हूँ, या फ़ोन वोन करके बता सकता हूँ। अगर आपको बहुत ज़रूरत हो और आपको उस लड़के का अचार बनाना हो या मुरब्बा बना के रखना हो, तो मैं नाम ला के आपको बता दूँगा। कोई छुपाने की तो बात है नहीं मेरे पास। लेकिन आप ये सोचें कि मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे ऐसे सैकड़ों पत्रकार हैं सारे विश्व में कि जो बड़े से बड़े खूंखार से खूंखार आदमी से भी मिले हैं। और एक हिंदुस्तानी पत्रकार के लिए इससे बड़ा स्कूप क्या होगा? और उन लड़कों से मैंने पूछा कि मैंने कहा हाफिज़ सईद से मालूम करो कि वो मुझे जानता है कि नहीं, वो मुझसे मिल रहा है तो उसको मेरे बारे में कुछ पता भी है कि नहीं। तो उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, और या शायद पहले ही फ़ोन कर लिया था किसी ने। उन्होंने कहा कि हाफिज़ सईद ने कहा है कि उन्होंने मेरे कई इंटरव्यू पाकिस्तानी टेलीविज़न पर देखे हैं, और उर्दू में जो मेरे लेख छपते हैं और पश्तो में जो मेरे लेख पख्तूनख्वा के अखबारों में छपते हैं, वो सारे लेख वो पढ़ता है। उसको मेरे विचारों का अच्छी तरह से अवगाहित है, उसको पता है मेरे विचारों का। मैंने कहा तब तो और अच्छा है, तब तो बात करने में बड़ा रस आएगा, बात करने में ज़रा मीनिंगफुल बात होगी, सार्थक बात होगी, मुझे ज़्यादा लंबी भूमिका नहीं बांधना पड़ेगी। और ये हुआ भी। मैं गया तो 3-4 मिनट शुरू के उन्होंने मुझसे डॉन में जो आपने इंटरव्यू दिया, कहीं उसकी वजह से तो रास्ता नहीं साफ हुआ? खाने पीने के लिए कहा, तो मैंने कहा आप रोज़ादार हैं, रोज़ा रखा है आपने? बोले हाँ। डॉन ने कई चैनल्स पे दिया है, आप YouTube देखिए,
और एक चैनल पे तो मेरी भिड़ंत हुई है। पाकिस्तानी जो एक कोई लेडी थी, अभी नाम भूल गया, उस लेडी से मैं, और 3 नहीं शायद 9 चैनल्स पे मेरा नो मेरे ख्याल से कुछ वो कैमरा लेके आते हैं, कुछ लोग फ़ोनो करते हैं, ऐसे मेरे ख्याल से 8-9 चैनल पर। देखिए वैदिक साहब, पहला सवाल इसलिए उठता है, पहला सवाल तो ये उठता है क्योंकि यही इल्जाम आप पे लग रहा है। पहला सवाल तो यही उठता है कि आप वाले यहाँ खड़े हैं, आपकी मुलाकात जिसने करवाई वो उसका नाम तक आपको याद नहीं है। आप कह रहे हैं ऐसे किसी ने फ़ोन किया और फिर वो अपॉइंटमेंट होगी और मैं चला गया। कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या मिलना है? वो नंबर 2 है, बताया जाता है हाफिज सईद का याया, क्या आपकी उससे भी मुलाकात हुई? यहाँ सुनिए बात सुनिए। एक आदमी वहाँ दाढ़ी वाला बैठा था और उसने बीच में 1-2 बार टोका भी। मैंने कोई बात कही, उसको बड़ी नागवार गुजरी, तो बीच में हस्तक्षेप किया, फिर उसने हाफिज सईद ने उसको रोक दिया। लेकिन आपने जो बार बार कह रहे हैं ना, नाम जानते हैं कि नहीं जानते, देखिए यहाँ इस समय कम से कम 20 लड़के खड़े हुए हैं और इनमें से मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं किसी एक का भी नाम जानता हूँ? बिल्कुल नहीं जानता हूँ। और आपका जो व्यक्ति यहाँ है रिपोर्टर, वो पता नहीं कहाँ है, मैं उसका नाम भी नहीं जानता हूँ। और माफ़ करें, आप मुझे क्षमा कर देना, आपको सूरत से जानता हूँ और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। शायद कल भी मैंने आपका नाम गलत बोल दिया और आज भी आपको मैंने अजमानी या विरमानी क्या बोल दिया, तो मुझे बड़ी शर्म आई कि मैंने यार इनको, ये इतने अच्छे आदमी, इतना बढ़िया मुझे इंटरव्यू किया है, 2500 बार मैंने अजमानी बोल दिया, मैंने कहा पता नहीं इनका नाम क्या है। तो मुझे क्षमा करें इस बात के लिए। आप बहुत अच्छा, बहुत मर्यादा। अजवानी मेरा नाम है, लेकिन वो भी बिंदु नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि आप आरएसएस के व्यक्ति हैं, विचारों के तौर पर आपका आरएसएस से संबंध रहा है या नहीं, विचारों के स्तर पर? सर इनको हो गया सर, ऐसा राहुल गांधी इतने बड़े आदमी हैं, इतनी ताकत है उनकी कि 544 के संसद में उन्होंने कांग्रेस को 44 पे ले आए। अब इतने बड़े आदमी से मैं गरीब आदमी, मामूली पत्रकार में क्या मुठभेड़ करूं? उनकी इस योग्यता पर, उनके इस ज्ञान पर बलिहारी जाता हूं। नहीं, आरएसएस से आपका कोई रिश्ता नहीं है? का कहते हैं आरएसएस का जमाने में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस आरएसएस से आपका कोई रिश्ता है या नहीं है वैदिक जी? मेरा किससे, आप मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान की कौन सी बड़ी पार्टी है, कौन सा बड़ा संगठन है कि जिससे मेरा रिश्ता नहीं है? बताइए, एक बताइए मुझे। श्रीमती इंदिरा गांधी, नरसिंह राव जी, अटल जी, ये मेरे बिल्कुल निजी संबंधों वाले प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनसे रोज़मर्रा का मेरा संबंध। और मनमोहन सिंह जी भी मेरे पारिवारिक मित्र हैं। पिछले 4 साल से मैं उनसे बात नहीं करता हूं, जब से रामलीला मैदान में अत्याचार हुआ। इसके बिना, इसके पहले उनसे हर 2-3 दिन में मेरी बात। विवेकानंद फाउंडेशन में के पास, पीआईबी के पास उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए ये कहना कि मैं आरएसएस का आदमी हूँ, ये बहुत अच्छा। पूछिए कितने शर्म की बात है कि ये अपने आप को हिंदुस्तान का नेता कहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इतनी झूठ बोलते हैं। कहाँ है विवेकानंद फाउंडेशन? वो जो चाणक्यपुरी में फाउंडेशन चलता है, उससे तो मेरी बड़ी शिकायत है कि इतने साल हो गए उसको बने हुए, शायद 5-10 साल से चल रहा है। एक बार भी उस फाउंडेशन ने मुझे भाषण देने के लिए नहीं बुलाया। फॉरेन पॉलिसी पे इतने सेमिनार हुए, एक बार भी उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। मेरी तो शिकायत है उससे कह रहे हैं मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। अरे जुड़ा हुआ हूँ मैं तो उसको, उस फाउंडेशन ने मुझे अछूत बना रखा है, आज तक बुलाया ही नहीं। वो बुलाएं तो मैं खुश होकर जाऊँगा। वो फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसा मुझे मालूम पड़ा है। उसमें बड़े योग्य लोग हैं, हमारे देश के कई पुराने फॉरेन सेक्रेटरी और राजदूत उसके सदस्य हैं, और मुझे वो बुलाएंगे तो मैं सम्मानपूर्वक जाऊंगा। अब माफ़ कीजिए, अब बहुत समय हो गया। अब आप जैसा आप देख पा रहे हैं कि वहाँ काफ़ी और पत्रकार भी मौजूद जो बात करना चाह रहे हैं वेद प्रताप वैदिक जी से। ये उन्होंने जवाब दिए जो नए सवाल उठ रहे हैं, जो फिर से सुर्खियां बन रहे हैं, उनके जवाब वेद प्रताप वैदिक जी ने क्या दिए आपने सुना। उनके मैं फिर दावे कहूँगा कि जो मुलाकातें हुई हैं, प्रधानमंत्रियों से रिश्ते रहे हैं, ये उनके जवाब हैं कि आरएसएस से कोई मेरा नाता नहीं है, मेरे तो बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों से रिश्ते रहे हैं। हालांकि कम से कम मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी प्रधानमंत्री ने खुद कहा हो कि वो इस
स्तर पर वेद प्रताप वैदिक जी को जानते हैं जिस स्तर पर वो इस वक्त दावा कर रहे हैं। बहरहाल लेकिन उनका दावा ये कि आरएसएस से उनका कोई नाता नहीं है, जो इल्ज़ाम कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया है।